वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद जमा होने के बाद मुल्क की सियासत में पारा मजीद बढ़ गया है। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज तहरीके इंसाफ के नाराज अरकान को मनाने की कोशिश की और आज कराची पहुंचे हैं, जहां MQM और GDA के वफ्द से मुलाकात उन्होंने की है। दूसरी जानिब बलीम खान भी जहांगीर तरीन से मुशावरत के लिए लंदन पहुंच गए हैं। ऑपोजिशन जमातों ने भी तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए जमाते इस्लामी से हिमायत मांगी है। तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद हुकूमत और ऑपोजिशन की हिमायत हासिल करने की कोशिशें, सवाल यह है कि जीतेगा कौन, हुकूमत या फिर ऑपोजिशन? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा दें। में ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी साहब और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा इक़्तिदार की जंग में कौन होगा कामयाब, हुकूमत या फिर ऑपोजिशन? ये जंग बहुत तल्ख हो गई है। बहुत पहले इसमें तलखी थी, लेकिन अब इसमें बदतमीजी आ गई और वो भी इस हद तक आ गई कि लोग ये भी सोचना छोड़ दिया कि उनको घरों में सुना जा रहा है। एनीवे, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा ख्याल है लोगों के करतूतों का नतीजा है। हमने किन लोग मंतखब किया। ये लोग मॉडल होने चाहिए थे इखलाक के वगैरह। और मुझे दुख इस बात पे हुआ कि मुराद अली नस्तलीक आदमी वो भी इस रॉ में बह गया आज, और उसने भी वो स्टाइल अख्तियार किया। अब निकल देखते हैं। ये मेरा ख्याल ये है कि अब मामला बहुत बढ़ चुका है और इसको ना मैं हो सकता हूँ ना आप हो सकते। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ बहुत फास्ट ट्रैक पर हुआ है और हर घंटे के बाद हालात बदलते हैं। प्राइम मिनिस्टर कराची गए, कहते हैं कि 10 मिनट की तफसीली मुलाकात और सारे शिकायत हुए। नतीजे में उनको हैदराबाद का एग्जामिनर ऑफिस खुला मिल गया के बाद। फिर ये कि MQM कल ना वाकयात और हालात कि MQM कल मुलाकात करेगी जनाब जरदारी साहब से। आज चौधरी शहजाद से मुलाकात की है, परवेज इलाही साहब से मुलाकात की है ट्रेनिंग ग्रुप ने। इस तरह होता है और कल फिर मुलाकात हो, एक और ड्यू है, एक खाना हो रहा है कल। तो बहुत तेज बहुत फास्ट ट्रैक है और हालात जैसा लग रहे हैं। आज जो कराची में मैंने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनी कि प्राइम मिनिस्टर पर शदीद आसाबी दबाव, उनको यही अंदाजा हो गया है मामला बढ़ते हैं और सूरत हाल वो नहीं जैसा कि उनके मुशीरों ने बता रहे हैं। आज भी उन्होंने बताया मुशीरों ने कि हमारे पास बहुत कुछ है, कि हालात बहुत डिफरेंट हैं। फिर अपना ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को छठी सूची बताइए कि वो मामला जो है बहुत गड़बड़ हो चुके हैं और उनके पास वो दाने नहीं है जिन पर वो इंसार कर रहे थे। ठीक है, आज देखिए कराची में क्या हुआ कि सिंध असेंबली में अगरचे जरूरत नहीं थी पीपल्स पार्टी को, लेकिन PTI के 4 अरकान असेंबली ने वोट डाल दी। सारकोड़ साहब जो पहले जीत जाते बगैर उनके वोट डाल दिए उन्होंने। उसके बाद और हालत बदल रहे हैं, लीग से लोग मिल रहे हैं और भी शुजात बार बार उस गलती का इजाला कर रहे हैं जो उनसे हो चुकी है। मैं इसमें आप भी जाएंगे तफसील में। तो मेरा ख्याल ये है कि पानी रावी से गुजर गया, सिंध से भी गुजर गया और अब मुंह तक पहुंच गया है। प्राइम मिनिस्टर घबराए में और बकौल गनी साहब के, सईद गनी साहब के बौखलाहट तक पहुंच गए। ठीक है, यानी आपका मानना यह है कि खान साहब जो हैं वो घबराए हुए हैं। जनरल साहब, इधर हम देख रहे हैं कि खान साहब कराची पहुंचे हैं, MQM के वफ्द से उन्होंने मुलाकात की है। उधर मुस्लिम लीग काफ ने भी इशारा दे दिया है कि अगर आपके अरकान बिखर रहे हैं तो हम भी नई पॉलिसी बना सकते हैं। ऐसे में बज़ाहिर तो लग रहा है कि खान साहब शायद मुश्किल में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये हम कल भी बात कर रहे थे यही कि खराबी इत्तेहादियों में नहीं है, खराबी पार्टी के अपने अरकान में है, पार्टी की अपनी दरारें हैं जो दूसरों के भी नजर आ रही हैं। अगर आपके अपने साथी, आपकी अपनी पार्टी जो खालिसतन आपकी टिकट पे इलेक्ट होके आए या वो उन्होंने इंडिपेंडेंट थे तो चॉइस दी कि हम PTI ज्वाइन करते हैं, अगर वो आपका साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं या छोड़ने के लिए पड़तोल रहे हैं, तो इन हालात में इत्तेहादी जो हैं वो लाजमन अपने लिए रास्ता अलग चुनेंगे या वो फैसला करने में आज़ाद होंगे। उनकी यकीन दहानियां जो पहले वाली थी वो लाजमन
आज उस पर नजरसानी हो रही होगी और वो ज्यादा यही ले रहे होंगे कि जो लोग इनकी पार्टी से, पीटीआई से जो बागी नजर आते हैं, वो वाकई वोट अपनी पार्टी को देंगे या इनके खिलाफ देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त ऐसा एक ऐसा वक्त है कि इनडिसाइसिवनेस है, लेकिन लाजमन मुश्किलात हैं पीटीआई के लिए, क्योंकि उनकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की कमी नजर आ रही है। तो इन हालात में डेफिनेटली वज़ीर आज़म को परेशानी होगी, प्रेशर भी होगा, लेकिन यह ना कि आज ये तहरीक कामयाब हो जाएगी, बज़ाहिर लगता यही है। लेकिन मैं जैसे कल भी बात कर रहा था कि कुछ अरकान इनके पीपल्स पार्टी के और जेयूआई वगैरह के वो हुकूमत के साथ भी राब्ते में हैं। अगर वो तैयार हो जाते हैं तो हो सकता है कि ये मुकाबला जरा सख्त हो जाए और फिर इवन हेडेड बात हो कि जी कुछ पीटीआई के उधर चले गए और उनके इधर आ गए, क्योंकि दूसरी पार्टियों में भी सारे लोग अपनी लीडरशिप से मुतमईन नहीं हैं। उनमें भी ये इस तरह के इश्यूज हैं। कोई नून लीग के बाद हैं, मुझे याद है कि ये जो कादर बलोच उनसे अलहदा हुए थे नून लीग के, वो इस बात पे हुए थे कि वो तकरीबन 1 साल तक मियां साहब से मीटिंग का करते रहे, कोशिश करते रहे, ना हो सकी, और उनको फिर हमजा शहबाज के जरिए लाहौर बुलाया गया कि जी लाहौर आके मिलते हैं, तो वो छोड़ गया पार्टी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी दूसरी पार्टियों में भी या वो बिकने को तैयार होंगे या उनकी अपनी शिकायत हैं। तो अगले 10-12 दिन में ये जो कमजोर दिल के आदमी या कमजोर लॉयल्टीज के लोग होंगे, उनके लिए काफी भागदौड़ रहेगी और हो सकता है बज़ाहिर सिचुएशन जो है हुकूमत के माफिक नहीं लगती, हुकूमत के खिलाफ लगती है, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि हुकूमत को लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाए। ठीक है, यानी आपको लगता है कि शायद ये मुमकिन हो पाए कि हुकूमत कुछ लोगों को इकट्ठा कर पाए। आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, खान साहब की जानिब से आज एक स्टेटमेंट आई, वो ये कहते हैं कि मेरे हाथों की जंजीर अब खुल गई है, अब इनको छोड़ूंगा नहीं। वो कौन सी जंजीरें थी खान साहब जिनका तस्करा कर रहे थे? काफ़ी हैरानगी की बात है, ऐसी कौन सी जंजीरें हैं जो आइनी तौर पे जब अपोजिशन अदम एतमाद दाखिल करते तो उसके बाद खुल जाती हैं। मैंने काफ़ी आज पाकिस्तान का आइन पढ़ने की कोशिश की है कि उसमें ऐसे कौन से वज़ीर आज़म को इख्तियारात हासिल हो जाते हैं जो अपोजिशन के अदम एतमाद दाखिल करने के बाद वो इख्तियारात वज़ीर आज़म को हासिल हो जाते हैं और उसके नतीजे में उसकी जंजीरें खुल जाती हैं, और जब तक अपोजिशन अदम एतमाद दाखिल ना करे वज़ीर आज़म को वो इख्तियारात हासिल नहीं होते और उनको वो जंजीरों में जकड़े रहते हैं। मुझे आईने पाकिस्तान में ऐसे कोई इख्तियारात नज़र नहीं आए जो अदम एतमाद दाखिल करने की सूरत में वज़ीर आज़म को हासिल हो जाएं और उसकी जंजीरें टूट जाएं। ये नाकाबिल फ़हम बात थी। अगर कोई जंजीरें उनकी थीं तो वो अनदेखी जंजीरें थीं जिनके बारे में वो ख़ुद भी खुलकर बात नहीं कर सकते। जैसे वो कहती हैं कि एक MNA को पैसे दिए गए। भाई, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, अगर किसी MNA ने आपको कहा है कि मुझे पैसे दिए गए हैं, आपका फ़र्ज़ है उस पर केस रजिस्टर कराएं, उसको प्रोसिक्यूट कराएं, उसके जरिए उसकी गवाही दिलाएं, उसका नाम पब्लिक को बताएं, रेफरेंस फाइल करें। आप ये कैसे इशारों में बात करते हैं जंजीरें थी? भाई, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की जंजीरें थी, यहाँ आइन की जंजीरें हो सकती हैं। मुझे एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो 1 पेज पे रहे और उनके बेहतरीन ताल्लुकात हमने देखे हैं और आइन की भी मुकम्मल अख्तियारात उनको हासिल रहे, तो जंजीरें तो नाकाबिल फ़हम हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म बनते ही 3 हफ्ते के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को गिरफ़्तार करा लिया। उनकी वज़ारत उज़्मा के दौर में आधे से ज़्यादा वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ जो हैं वो गिरफ़्तार रहे हैं, पूरी अपोजिशन गिरफ़्तार रही है, पीपल्स पार्टी के लोग भी गिरफ़्तार रहे हैं, नून के लोग भी गिरफ़्तार रहे हैं। और अगर मौलाना फजलुर रहमान को कोई कॉल अप नोटिस आया था और उस कॉल अप नोटिस के जवाब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि मैं जुलूस की सूरत में नैब के दफ्तर जाऊँगा, तो वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर फजलुर रहमान साहब को अरेस्ट करने का हुक्म दे देना चाहिए था और उनको अरेस्ट करके पुलिस की हथकड़ियों में नैब के दफ्तर में पेश करवा देना चाहिए था फौरन कि आपको कॉल अप नोटिस आया है और मेरा काम है नैब के कॉल अप नोटिस का मैं जो है वो पाबंदी कराऊं। आप उस कॉल अप नोटिस के नतीजे में गिरफ्तार करके उनको नैब के दफ्तर में पेश करवा देते। क्यों वो अदम एतमाद का इंतजार करते रहे कि जब अदम एतमाद आएगी उसके बाद मैं अपोजिशन के खिलाफ अपना महाज खोलूंगा? ये नाकाबिल फ़हम बात है। ये ऐसी बात है जैसे उन्होंने वाशिंगटन में तकरीर करते
करते हुए कहा था कि अब मैं जब पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं एयर कंडीशन उतरवा दूंगा, और जब हम शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी बात की तो हमने उसे गिरफ्तार करा लिया। अब आप देखें ना, नैब के जितने लोग इन्होंने गिरफ्तार कराए सब के सब आज बाहर। पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब, आपका अदालतों के फैसले, अदालतों एक बात मुकम्मल करने दें जी, एक बात मुकम्मल कर लेने दें। देखें अदालतों के फैसले देखें, नैब के रेफरेंसेस के बारे में उन्होंने आज बात की है बड़े सिंपल से, शहबाज शरीफ के साफ पानी केस पे उसके सारे मुल्ज़म बरी हो गए और रेफरेंस खत्म हो गया वो साफ पानी का, जिसमें उनका दामाद भी शामिल था। तो बात यह है कि वज़ीर आज़म को यहाँ तो पता नहीं है कि सारे के सारे 22 मुल्ज़म बरी हो चुके हैं, या वज़ीर आज़म उसको अपने प्रोपेगेंडा मुहिम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट है कि नसीम सिद्दीकी साहब, पहले जिस बीमार की अयादत को सभी जमातें हम देख रहे थे कि जा रही हैं, कल वही बीमार इस्लामाबाद पहुंचे हैं, तो क्या आपके ख्याल में मुस्लिम लीग काफ को लग रहा है कि कुछ है जो उनसे मिस हो गया है? नहीं, मिस होने वाली बात नहीं, बात यह है कि इस वक्त सियासत में बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है। कल मैं आपको बताऊं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ शामिल थे, बड़ी लेट शुरू हुई थी, उसमें भी इख्तलाफ चल रहा था, क्योंकि जरदारी साहब कह रहे थे कि मेरा बच्चा इतना बड़ा जुलूस लेके इस्लामाबाद के बाहर बैठा हुआ है और आपने जाके रिक्विजिशन भी जमा करा दी है और आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रख ली है, उसका सारा शो ख़राब कर दिया। तो ये इख्तलाफात चल रहे हैं। फिर जहाँ पे आपने चौधरी शुजात हुसैन की बात पूछी है कि वो तमाम लोगों की इयादत करने जा रहे थे, बात यह कि उनके बच्चे अभी तक सेट नहीं है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही साहब जो है वो लोग, उनके पास वजारत भी है, स्पीकरशिप भी है, तो डेफिनेटली इन लोग को फ़िक्र तो लगी हुई है कि किस तरफ जो है वो नाव जाएगी, पानी का बहाव किस तरफ का है, तो परेशानी तो सबको है इस वक्त। और दूसरी तरफ देखा कि जिस तरह इमरान खान साहब गन गरज रहे हैं इस वक्त, बात यह है कि जब कोई शेर ज़ख्मी होता है और उसके कोई करीब आने की कोशिश होती है तो वो अपना गरज के जो है वो लोगों को भगाता है। तो इस वक्त मुकाबला जो है वो 50-50 पे पहुंच चुका है, क्योंकि पहले तो ये लग रहा था कि ये, मैंने खुद भी कहा था कि शायद ये टेबल ही ना हो सके, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो है वो सियासत में बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। तो काफ लीग भी, क्योंकि इनकी हुकूमत तो आ नहीं सकती है, हमेशा एलाइज ही होते हैं, तो इनको ये फिक्र पड़ गई है कि अगर पासा पलट गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो अलीम खान के आने की वजह से पंजाब में जो है ना वो एकदम सियासत का रुख चेंज हुआ, और सब लोग इस वक्त आप देखें कि वफाक से ज़्यादा तो पंजाब के अंदर जो है वो सियासत चल रही है। अलीम खान साहब लंदन पहुंच चुके हैं। अभी खुर्रम लगारी का बयान आपने न्यूज़ में दिखाया कि वो कह रहे नहीं हम बुज़दार साहब को तो नहीं छोड़ सकते। तो इस वक्त बड़ी गर्मा गर्मी, कुछ नहीं कह सकते। ये वही बात पहुँच गई है कि आखिरी ओवर है और 12 रन चाहिए। अगर 2 छक्के लग गए तो पासा इधर का पलट जाएगा, अगर 2 विकेटें गिर गई तो दूसरी टीम जीत जाएगी। तो सियासत में इस वक्त काफ़ी गर्मा गर्मी है। इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुलाकातें हो रही हैं। परवेज़ इलाही साहब भी इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, तो मुलाकातें चल रही हैं। मेरे ख्याल जरदारी साहब MQM से मुलाकात के बारे में भी सोच रहे हैं। तो सियासत में इस वक्त काफ़ी हलचल चल रही है। ठीक, ज़ुनैरा, चौधरी परवेज़ इलाही भी जैसा कि नसीम सिद्दीकी साहब बता रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। चौधरी शुजात हुसैन खासी सीनियर सियासतदान है, बड़े ही ज़ीरक सियासतदान है, वो भी मुलाकातें कर रहे हैं इस्लामाबाद में। क्या चौधरी बरादरान ये तसव्वुर कर रहे हैं कि वो इस सियासी खेल से बाहर हो गए हैं? वाकई में वो सियासी खेल से बाहर हो गए हैं? नहीं, ये पता नहीं आप कैसे अज्यूम कर रही हैं। मतलब वो कैसे बाहर हो गए? वो तो इस वक्त शायद मोस्ट रेलेवेंट जो लोग हैं उनमें उनका शुमार होता है। ऑपोजिशन भी उनको, जी मैं जवाब दे रही हूँ आपको। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 जी। तो दे आर मोस्ट रेलेवेंट। उनका क्या जाता है उनके पास? जैसे नसीम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, इस वक्त वजारत भी है, इस वक्त स्पीकरशिप भी है, उनसे हर कोई राब्ते भी कर रहा है। वो ऑलरेडी किंग्स पार्टी कहलाते हैं। इशारे जब भी कभी होते हैं उसमें वो शामिल होते हैं, उनको इशारा किया जाता है इधर उधर होने का। लेकिन ये बड़े छोटे सवाल हैं। मैं तो कल से देख रही हूँ, बड़ी बिगर पिक्चर में देख रही हूँ कि वो बड़ा इंसल्टिंग वर्ड है, लेकिन बनाना रिपब्लिक जो है वो वाकई मुझे नज़र आ रही है
कि एवरीवन, चाहे जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे फजलुर रहमान हो, चाहे इमरान खान हो, just to prolong their own power structure and everything, they will go to any extent, एक दूसरे को गालियां देने से लेके एक दूसरे को गले लगाने तक। मतलब कोई मॉरल स्टैंडिंग किसी की नहीं है। कल किसी को क्या कहा था, आज किसी को क्या कह रहे हैं, सारी पावर की गेम है। फिर उसके बाद नोबडी इज़ आस्किंग नाउ कि अच्छा हम एक दफ़ा ये गलती कर बैठे हैं कि हमें खान साहब ने कहा था कि मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त टीम है और पाकिस्तान पता नहीं कौन सा इकोनॉमिक जायंट बनने जा रहा है, कितनी नौकरियां होंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी जो मोशन पुट हुआ है, जैसे भी चीज़ें होती हैं डेमोक्रेटिकली हो जाएं, तो व्हाट इज़ द प्लान, वेयर आर वी हेडिंग, हमने जाना किस तरफ है? क्या कुछ चीज़ें हैं जो रिफॉर्म्स हुई हैं उनको फ़ौरन रिवर्स करना आपकी प्रायोरिटी है? बिकॉज़ आने वाले इलेक्शन से पहले उन चीज़ों को रिवर्स करना बड़ा ज़रूरी होगा। या फिर कोई फ़ॉरेन ऑफिस की ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं फ़ौरन रिवर्स होनी है और उनके रिवर्स होने से हम फैटफ से बाहर हो जाएंगे। मतलब इतना बड़ा क्या है जो आप हमसे प्रॉमिस कर सकते हैं ताकि हमें भी कुछ चीज़ें क्लियर हों? एंड बाय हम आई मीन पीपल हु आर नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी आर जर्नलिस्ट। हमारी सिंपल जॉब है टू आस्क क्वेश्चंस एंड सीक एनालिसिस। दूसरी चीज़ ये कि जो बातें लोग बैठ के कर रहे हैं इस वक्त कि यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात ख़राब करा दिए, अच्छा अगर ख़राब करा दिए तो आप कैसे ठीक करेंगे? अच्छा जो बाइडन ने तो आज 2 अरब ममालिक के लीडर्स की भी जो कॉल है वो की और उन्होंने वो लेने से इनकार कर दी है। तो पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, वर्ल्ड में पावर सेंटर्स नए इमर्ज हो रहे हैं। क्या आपको पता है आपने कौन से कैंप में जाना है? क्योंकि रशिया की तो आपने मुखालफत की है। तो मतलब ये क्वेश्चंस कोई क्यों नहीं पूछ रहा कि व्हाट इज़ द एजेंडा, टेबल पे क्या है, व्हाट आर द स्टेक्स? तो बड़ा नॉर्मल सी पॉलिटिक्स हो रही है, वही जो 75 ईयर्स में होती रही है। देयर इज़ नथिंग न्यू गोइंग ऑन। एक जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। मुझे और आपको तो ये देखना है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और वो मुझे किसी डायरेक्शन में जाता नज़र नहीं आ रहा। ठीक, एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा था कि यूरोप के बारे में जो हम बात करते हैं, बाद वक़्त हमारी बातें जज्बाती हो जाती हैं और ख़ारजा पॉलिसी जज्बात से नहीं चलती, या ये बहुत कूल ब्लडेड होती है, बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर इसको ठंडा लेना पड़ता है। इसको सियासत हो सकती है, किसी की गर्दन पकड़ने की बात कर लें, किसी का सर तोड़ने की बात कर लें प्राइम मिनिस्टर, वो तो हो सकता है, लेकिन आप किसी को ललकार सकते जलसे में खड़े होकर। ये हमारे यहाँ पहले भी हो चुका है, लेकिन उस वक्त हुआ जब ये पता चल गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत अब जा रही है। तब भुट्टो साहब ने राजा बाज़ार में आकर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ख़त लहराया था कि हाथी कीना परवर होता है, कोई भूलता नहीं है। हमारे सूरत मुख्तलिफ में कोई धमकी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को कोई धमकी नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी भी नहीं है हमारी जो बहुत बड़ी तारीख़ी नवाबी पॉलिसी हो। हम ज़ेर नगी हैं, हम कर्ज़ ख्वाह हैं, हम कर्ज़दार हैं, हम कर्ज़ मांगते फिरते हैं, हम कशकोल लिए घूमते फिरते हैं। हम जिनकी बात करते हैं जिन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, वो तो पैसे देते हैं अमेरिका को, वो तो हार्डवेयर ख़रीद रहे हैं, जंगी हार्डवेयर। यूएई बहुत बड़े F-35 ले रहा है उनसे, अमेरिका से सऊदी अरब बहुत बड़े पैमाने पर टैंक और जहाज़ ले रहा है। तो उनकी तो फैक्ट्री चल रही है उनकी वजह से। अगर वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है तो भैया उनका अपना एक सूरत हाल है। मेरा ख्याल ये है कि शौकत तरीन साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये फोरम, जो मैंने भी उस दिन कहा था कि ये फोरम खारजा पॉलिसी बात करने का नहीं था। हाँ, उस दिन जो मुजम्मिल ने कहा अगर आपको बहुत गुस्सा है तो निकाल दें तमाम सफ़ीरों को मुल्क से बाहर, उसके बाद देख लेते हैं क्या होता है। ठीक, नाज़रीन छोटी सी एक ब्रेक, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे तहरीक-ए-अदम एतमाद जमा होने के बाद हुकूमत और ऑपोजिशन की हिमायत हासिल करने की कोशिशें, जीतेगा कौन, हुकूमत या फिर ऑपोजिशन? एनबीसी जहांगीर तरीन से मिलने के लिए भी गए हैं अलीम खान कुछ दिन कबल, शायद कल ही। क्या लग रहा है कि हुकूमत इस ग्रुप को भी मना पाएगी माइनस बुजदार किए बगैर? नहीं, मेरा ख्याल मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि बात बहुत आगे चली गई है। तरीन साहब अगर खाली होते तो शायद मामला दबा हुआ था, मामला ऐसा नहीं था। अभी भी तरीन साहब का ग्रुप दाएं बाएं हो रहा है, लेकिन अलीम खान के आने के बाद जो सूरत हाल है पूरी की पूरी बदल गई है। और उस सूरत हाल से मरकज़ में कोई फ़ायदा
हो या ना हो, सूबे में प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। और हमने कल भी बात की थी, सूबे में प्रेशर बढ़ने का मतलब ये है कि वफाक में जो हुकूमत है उस पर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। आप गौर करें कि कोई अलीम खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ बात नहीं कर रहा। वजह यह है कि उनको मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या वो मान जाएंगे? अगर उनको मानना होता तो अलीम खान ये बात करते ही नहीं सिरे से। बहुत सोच समझ के आए हैं, वो वजीर भी रह चुके हैं, एक साथ मीटिंग प्रेजाइड भी कर चुके हैं चीफ मिनिस्टर साहब के, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत बर्दाश्त कर लिया उन्होंने। पहले उनसे जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं किए गए। यही मसला है इमरान खान साहब का कि वो वादे पूरे नहीं करते। तो पंजाब की जो सूरत हाल है वो मुझे ज़्यादा गंभीर लग रही है। यहाँ तो बहुत आसान काम हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जो जीतेगा वो सिकंदर हो जाएगा। लेकिन पंजाब में सूरत हाल ये है कि आज तो उस्मान बुज़दार साहब ने मीटिंग की लोगों से बुलाकर, 8 अफराद से उन्होंने मीटिंग की वज़रा से अपने, और कहा कि हम नाकाम बनाएंगे उसको वगैरह वगैरह। तो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तो PTI के अंदर बगावत है, PTI पंजाब के अंदर बगावत है, मरकज़ी वज़ीर ख़िलाफ़ हैं, मेरा ख्याल है असद उमर तक ख़िलाफ़ हैं बुज़दार के। और ख़ुद गवर्नर इस्माइल ने मुलाकात जो की थी अलीम खान से, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल सच्चे और दुरुस्त उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो जाकर मैं पेश कर दूँगा। तो जब वो ये भी कह रहे हैं तो मतलब ये कि खासा बड़ा मसला है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हटाने के लिए तैयार नहीं है और मुझे डर है कि उन्हें नुकसान पहुँच जाएगा। ठीक, मुजम्मिल साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखें, एक तो नसीम सिद्दीकी साहब ने ज़ख्मी शेर की बात की तो कि वो गरजता है। मैंने तो सुना है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। हमने तो ज़ख्मी शेर वाला तो नहीं सुना, क्योंकि वो तो झपटता है पलटता है, गरजता कम है। ज़ख्मी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। दूसरी बात, आजकल हमारे यहाँ रूस की बहुत मोहब्बत की बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि फ़लाँ ने अमेरिका का फ़ोन नहीं सुना। भाई जिनका तेल महंगा बिक रहा है वो क्यों सस्ता करें और क्यों सुने? मार्केट में रूस का तेल सस्ता अवेलेबल है ना, आधी कीमत पर, $40 कम पे अवेलेबल है। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम किसी के ग़ुलाम थोड़ी हैं। ख़रीद लें रूस का तेल, क्यों महंगा तेल ख़रीद रहे हैं मार्केट में से? रूस का तेल सस्ता है, ख़रीद लें। क्यों सैंक्शन से डरे हुए हैं मगरिब की कि अगर हम ख़रीदेंगे तो हम पर सैंक्शन से लग जाएंगी? सस्ता तेल अवेलेबल है रूस का, सुबह ख़रीद के कहें, हम कौम को बताएं कि हमने मगरिब के सैंक्शन को डिफाई करते हुए रूस का तेल ख़रीद लिया है, तो हम भी समझें कोई आज़ाद खारजा पॉलिसी है। बाकी जलसों में तकरीर करना तो बहुत आसान है। और अगर इमरान खान साहब यूरोपीय सफ़ीरों को नहीं निकाल सकते, कम से कम अपने वज़ीर ख़जाना को ही निकाल दें जिसने कहा है कि उन्होंने गलत किया है। कम से कम वज़ीर ख़जाना को तो निकाल दें जो कह रहा है आप गलत कर रही हैं, हमारी तो छोड़ें। सही। जैनब साहब, आपके ख्याल में अगले एक हफ्ते में सियासी मंजरनामा क्या होगा? देखिए, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था क्योंकि आप ज्यादा बैठे हैं वहां पे। बात यह है कि ये सारी चीजें अभी बड़ी लिक्विड फॉर्म में है। ये इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि हम हतमी तौर पे कह सकें। मैंने जैसे कल कहा था कि बज़ाहिर हुकूमत मुश्किल में नजर आती है, लेकिन ये भी मैंने कल कहा था कि हुकूमत के पास भी बाज़ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं और ये वफादारियां बदलने वाले लोग सारे ये हर पार्टी में मौजूद हैं। लिहाजा यहाँ पे अगर हुकूमत अगले 8-10 दिन में कोई ऐसा काम कर लेती है कि उसको भी वो मिल जाते हैं और इनको भी राजी कर लेती है जहांगीर तरीन वगैरह को, तो फिर तो वो मुश्किल से निकल जाएंगे, वरना डेफिनेटली उनके लिए प्रॉब्लम होगी। और सिनारियो फिलहाल तो यही लगता है कि हुकूमत मुश्किल में होगी 8-10 दिन बाद भी, क्योंकि असल प्रॉब्लम जो पब्लिक में आ गई वो ये है उनकी अपनी नाइत्तफाकी, जो अपनी वफादारियां कमजोर नजर आ रही हैं उनकी अपनी सफ़ों में, वो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर ये ना होता तो फिर बात ठीक है कि हम कहते हैं कि जी एक छुपी हुई चीज है, लोग प्राइवेटली शायद अंदर इन कॉन्टेक्ट है। अब तो बहुत सारे लोग खुल के सामने आ चुके हैं। ये हुकूमत के लिए खासा एक लम्हा फिक्रिया है और जब खासा बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि जब उनके लोग खुल के इस तरह की बातें कर रहे हैं, या तो ये हो कि आपने किसी प्लान के तहत एक डिसेप्शन के लिए आपने ये ड्रामा रचाया जहांगीर तरीन से और अलीम खान से, फिर तो मैं समझता हूं कि शायद कोई ऐसी चीज हो, लेकिन लगता नहीं। उनके जो तेवर हैं और उनके नेचुरली उनकी शिकायत थी, उनको नैब में घसीटा गया या अदालतों में पहुंचाया गया, तो वो लाजमन उससे बिफरे हुए हैं। तो मुझे लगता यही है कि जो आगे सिनेरियो 8-10 दिन बाद भी होगा
वो मनाने की कोशिशें अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमत के लिए मुश्किलात नहीं। जुनैरा, आज भी खान साहब ने जलसे में खासे वो गुस्से में नजर आए, क्या ये गुस्सा है या फिर घबराहट है? नेचुरल सा रिएक्शन है, घबराहट भी हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है, आखिर चैलेंजिंग सिचुएशन में है। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो कहा था इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स, तो गेम ऑफ नर्व्स तो है। अगर आप चेहरे देखें तो चेहरे कोई शहबाज शरीफ के भी बहुत खिले हुए नहीं हैं, फजलुर रहमान के भी बहुत कोई खिले हुए नहीं हैं। ये तो सारे ही परेशान हैं क्योंकि इस वक्त आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। वो जो कौन सी गेम होती है, टग ऑफ वॉर होती है, वो हो रही है। ये कि देखें किस तरफ जाता है रसा। लेकिन बात यह है कि पता नहीं किस कदर जहालत है हमारे मुल्क में, और वो कब ख़त्म होगी कि सारे उसको एंजॉय कर रहे हैं, सारे उस पर मज़े ले रहे हैं। फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ज़ख्मी था, फ़लाँ ने ऐसा सोचा, फ़लाँ ने बहुत ज़बरदस्त बात की। आप देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल लैंडस्केप जो पहले ही कोई बहुत खूबसूरत नहीं था, किस तरफ जा रहा है, कितना बदसूरत हो रहा है। क्या आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है? क्या आप लोगों को याद है कि ये कितनी दफ़ा पहले हो चुका है और ये कब तक होता रहेगा? और एक ही जैसे चेहरे बार बार बारी बदल के किसको फ़ायदा दे रहे हैं? अपना फ़ायदा कर रहे हैं, लोगों का फ़ायदा कर रहे हैं, मुल्क का फ़ायदा कर रहे हैं। ये डिबेट कब जनरेट होगी? किसी एक सहाफ़ी पे बैठ के कोई एक पॉलिटिशियन मुबारकबाद दे रहा है, कोई एक सहाफ़ी अच्छा है, दूसरा बहुत बुरा है, कोई डिसेंट के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, कोई अल्टरनेटिव व्यूज़ के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कंसेंसस हम ये नॉर्मल डेज़ में क्यों नहीं देखते? ये लोग इतने गले मिल रहे हैं, इस वक्त शीरो शिकर एक हो रही है, ये नॉर्मल डेज़ में क्यों नहीं होता? ये सिर्फ तब होता है जब कोई एक पावर गेम में बाहर से एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाता है, उसको बाहर करना होता है। चलें आप उसको भी बाहर कर लें, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? मैंने पहले भी यही कहा है कि व्हाट नेक्स्ट, उस पर लोग तिलमिलाने लग जाते हैं क्योंकि उनको डिप्लोमेसी की ABC नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कि मैं कह क्या रही हूँ। उनको बात सिर्फ एक ही एंगल से समझ आती है, एक ही ऐनक से नज़र आती है। बात ये इट्स अबाउट योर कंट्री। होश में आए, चाहे पीपल्स पार्टी आए, चाहे नून लीग आए, जो भी आए, सर आंखों पे अगर मुल्क की खिदमत करती है। इमरान खान कल के जाते आज जाएं, अगर इतनी तोड़ फोड़ हो रही है, इतना नुकसान हो गया कि यूरोपियन यूनियन खड़ी हो गई है, तो ज़रूर जाएं। लेकिन हम जा किस तरफ रहे हैं, इसका जवाब है किसी के पास। इसी तरह कुछ सहाफ़ी जो बंद थे वो खुल खुल के आ रहे हैं और अब TV पे बोल रहे हैं। वो सच क्यों नहीं बोल रहे कि उनको किन्होंने रोका था, वो क्यों बंद किए गए थे, अब इजाज़त किसने दी है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे दी है? देयर इज़ टू मच टू बी आस्क्ड, देयर इज़ टू मच टू बी आस्क्ड एंड देयर आर टू मैनी राइट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। वो कोई नहीं पूछ रहा, सिर्फ तबसरे हो रहे हैं। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो सियासी रस्साकशी हम देख रहे हैं, आपके ख्याल में इस सब से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचेगा? पहले तो मैं मुजम्मिल साहब को बता दूं कि शेर के गरजने में और बादल के गरजने में बहुत फ़र्क होता है, तो इसको ज़रा समझें कि शेर गरज रहा है, बादल नहीं गरज रहे। जो बादल गरज रहे हैं वो बरसेंगे नहीं। दूसरी बात ये कि गेम ऑफ नर्व नहीं है, ये गेम ऑफ नर्व से ज़्यादा ये गेम ऑफ थ्रोन है। आप इसमें देखें कि कहीं ना कहीं से रस्सी हिल रही है, ये पुतली तमाशा चल रहा है, कभी कोई उछल के ऊपर आ जाता है, कभी नीचे चला जाता है। अच्छा, अलीम खान के आने से जो मेरा तज्जिया है वो ये है कि अलीम खान के आने से गेम ख़राब हो गई है। उसकी वजह ये कि पहले तो ये चल रहा था कि चौधरियों को आप वजारत आला दे देंगे, वहाँ से चेंज हो जाएगा। लेकिन अब पीपल्स पार्टी तो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला लाना चाहती है, जबकि नून लीग अलीम खान को वज़ीर आला लाना चाहती है, तो वहाँ तो ऑटोमेटिकली गेम ख़राब हो गई। तो जो लोग मौजूद थे और जो इनका साथ देना चाह रहे थे, उन्होंने कहा भाई ये तो गेम ख़राब हो गई, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, कम से कम वजारत तो है ना, क्योंकि इनकी गेम की वजह से बुजदार थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और मरकज़ में भी यही हालत है कि अगर PTI वाले जो हैं वो कुछ लोग उस तरफ जाना चाहते हैं या जो एलाइज हैं वो जाना चाहते हैं, तो दूसरे लोग वजारत लेने के लिए बैठे हुए हैं। और भी बहुत सारे आज़ाद लोग मौजूद हैं अपोजिशन के अंदर, और जिस तरह PTI के अंदर नाराज़गी है उस तरह अपोजिशन के अंदर भी नाराज़गी है। जिस तरह अब अपना बलूचिस्तान के वो थे कादिर साहब, इनके MNA, तो नाराज़गियाँ दोनों तरफ चल रही हैं। बात वही है कि ये किस तरह इसको मैनेज किया जाएगा। अगर अपना हुकूमत जल्द अज जल्द इजलास बुला लेती है और नो कॉन्फिडेंस की मूव रख दी जाती है और काउंटिंग करा ली जाती है, तो इसका फैसला जल्दी आ जाएगा। जितना इसको लिंगर ऑन करेंगे उतना अपोजिशन के पास वक्त ज़्यादा होगा, और ये चमक-गोइयाँ और ये जो र्यूमर्स उड़ती हैं इस्लामाबाद में स्पेशली, ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक, नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एनबीसी, हम पंजाब और वफाक की तो बात कर रहे हैं लेकिन एक बगावत हमें बलूचिस्तान में भी नजर आ रही है। आपके ख्याल में इसकी वजह मुल्की सियासी माहौल है या फिर अंदरूनी इख्तलाफात? अंदरूनी इख्तलाफात हैं। रिंद साहब तो बहुत वाजे कर चुके हैं इस बात को कि मुझसे कई वादे किए गए और कई बार मैंने इस्तीफ़ा दिया और वापस लिया प्राइम मिनिस्टर के यकीन दहानी पर, लेकिन अब बहुत हो गई है, हद हो गई है। तो अब मैं पार्लिमानी पार्टी के लीडर हैं वो पीटीआई के, फिर उनके साथ सरदार मैंगल भी मिल गए और लोग भी मिल गए और हुकूमत को उखाड़ने की बात हो रही है, बलूचिस्तान की हुकूमत को। और बलूचिस्तान की हुकूमत को अगर ये गिरा पाएंगे तो तारीख़ वाक़ हो जाएगा, एक टेन्योर में 3-4 बार हुकूमत का जाना बड़ी बात हो जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि वहाँ भी पीटीआई के विदिन बगावत है और सरदार हिंद कई लोगों को लेकर वहाँ से निकल रहे हैं, निकल चुके हैं तकरीबन। जरदारी साहब से मुलाकात हुई है लेकिन शायद वो पीपल्स पार्टी में नहीं आएंगे, अपना अलग ग्रुप बनाएंगे, जो कुछ भी चाहें वो बहरहाल, लेकिन किसी कौमी पार्टी में उनको जाना पड़ेगा। हालात वहाँ भी सही नहीं है। हालात केपीके में किस मेरा ख्याल इत्तलात ये हैं कि वहाँ बेचैनी मौजूद है, वहाँ भी खासी बेचैनी है, लेकिन अभी ऊपर सरफेस पे नहीं आई है। तो अल्लाह खैर करे, हालात बेहतर हो जाएं और मुमकिन तौर पर अगर तहरीक-ए-एतमाद नाकाम हो जाती है जैसे फवाद चौधरी कह रहे हैं तो मसला नहीं है, इतनी बकलाहट की जरूरत नहीं है, इतनी गालियाँ वाले ना दें, आराम से बैठे बलूचिस्तान को भी देख लें। ठीक है जनरल साहब, लगता है कि बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर से वजीर आला तब्दील होगा जो सूरत हाल बनी हुई है? बिल्कुल हो सकता है। वहाँ पे मेरा ख्याल है वक्तन फक्तन पैसे की जरूरत होती है और वो लगता है तो ये काम हो जाता है वहाँ। ये बड़ी बदकिस्मती है। मैं बलूचिस्तान की सियासत को जो मैंने देखा है, मैं वहाँ रहा भी, वहाँ पे पहले भी यही कुछ होता रहा है। अभी आपको याद होगा कि सरदार हिंद ने भी इसके बारे में कुछ बात की और आगे भी लोग हो सकता है मुंह खोल के बैठे हों। वहाँ पे अवाम के मामले में कोई ख़ास बातचीत नहीं होती। बलूचिस्तान में जो हुकूमत होती है, मैंने देखा कि ये कोई वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए इंटरेस्टेड होते हैं या वहाँ के कामों के लिए। ये बड़ी बदकिस्मती है। पैसा भी अब मिलता है, उनको जाता भी है, लेकिन वहाँ पे इशू यही है कि ज़्यादातर लोग वो पैसा वसूल कर लेते हैं और अब भी हो सकता है कि फिर पैसे की गेम वहाँ पे चल रही। ठीक है जुनैरा, आपको लगता है कि बलूचिस्तान में नाराज अराकीन हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? बलूचिस्तान तो मशहूर है इस चीज़ के लिए। वहाँ पे तो पैसे, जनरल साहब ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया, एक्सप्लॉयटेशन चलती है, पैसे चाहिए होते हैं। डेवलपमेंट फ़ंड का सिर्फ एक ढकोसला होता है और हर एक को पैसे चाहिए, दैट्स ऑल। जो ज़्यादा पैसे बांटेगा लेने के बाद वो सबको कबूल होता है। तो इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल इन बलूचिस्तान। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, आप देखें बलूचिस्तान की डायनामिक्स हमेशा इस किस्म की रही हैं। उसकी आबादी कितनी है, 70-75 लाख जितनी कि फैसलाबाद की है, और वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई। आप देखें कि वहाँ पे कितने मसाइल हैं आवाम के, जबकि इन सरदारों को अरबों रुपया दिया गया है। तो वहाँ पे बिल्कुल मसला जो है वो अपना खुद होता है। और वहाँ पे जो हुकूमत चेंज अगर हो भी जाती है तो उससे मरकज़ पे या कहीं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा कि वहाँ पे अक्सर जब मरकज़ में कोई हुकूमत होती है, बलूचिस्तान में कोई ना कोई टर्मोइल चल रहा होता है और वहाँ हुकूमत चेंज हो जाती है, तो मेरे ख्याल से वो कोई इस वक्त इतना बड़ा मसला नहीं। मुजम्मिल साहब, देखें, रिंद साहब ने कहा है 3.5 अरब रुपया एक आला हुकूमती अहदेदार ने लिया तो बलूचिस्तान में तब्दीली आई। अगर वज़ीर आज़म वाकई एहतसाब में कोई यकीन रखते हैं तो उनकी अपनी पार्टी में से उन पर 3.5 अरब का इल्ज़ाम लगाया गया है। उन्हें उसकी तहकीकात करानी चाहिए थी। कहीं तो सिलसिला रोकना है। ये कह देना तो बहुत आसान है कि वहाँ हमेशा ही पैसा चलता था। भाई आपकी अपनी पार्टी कह रही है कि इस बार पैसा चला है और आप उसमें इन्वॉल्व थे, तो आप उसकी तहकीकात क्यों नहीं करवाते हैं? वैसे मुझे लग रहा है कि पीटीआई और जेयूआई और पीपल्स पार्टी मिलकर अब बलूचिस्तान में हुकूमत बना लेंगे। अब इमरान खान साहब को ये भी सफाई देनी पड़ेगी कि उनकी पीटीआई बलूचिस्तान पूरी जो है वो अपोजिशन के साथ खड़ी होगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।